हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मैंने नोट्स भेजे हैं, चंद पेज जो थे इसके काइस के टेस्ट के, यानी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के। आज हम इस टेस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके शायद आगे भी किया है, लेकिन आज जो मेरी सेटिस्फेक्शन होगी कि मैं दोबारा भी करवा रहा हूँ, तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो इसके बाद हमारे सिर्फ दो टॉपिक रह जाएंगे, वो टी टेस्ट है और आपका जी टेस्ट है और एक एफ टेस्ट है। ये तीन टॉपिक हमारे रहते हैं, यानी कि इनके तीन तीन जो है वो लेक्चर्स हैं। तो ये पता नहीं क्लासेस आपकी कब स्टार्ट होनी है और आपके पेपर कब होने हैं, कब पेपर हो रहे हैं, कोई पता है सालाना एनुअल यूएचएस के, ताकि उससे पहले पहले वाइंड अप कर दिया जाए। या आपके क्लासेस कब तक है इधर? बेटा जल्दी मैसेज करने किया करें। आपकी यहाँ पे कॉलेज में कब तक क्लासेस हैं और यूएचएस में पेपर कब होने हैं? अच्छा, जून में पेपर एक्सपेक्टेड हैं और 27 अप्रैल तक आपके जो हैं ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो हैं। बस आपको फिर थोड़ा टाइम ही मिलना है फिजिकल क्लास में, यानी फेस टू फेस क्लास में। उसके बाद शायद आपके जो है वो आपको फ्री कर दें या आपकी जो है वो पेपर आ जाएं। लगता है जो ही आपके ऑनलाइन क्लासेस फेस टू फेस होनी है, मेरा ख्याल कि यूएचएस वालों ने डेट आपको दे देनी है पेपर होने की, कि ये आपके पेपर, क्योंकि उन्होंने जान छुड़ानी है, जल्दी से जल्दी पेपर कमिट करवाने उन्होंने। तो बेटा मैं आपसे कह रहा था कि वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसको करते हैं। मैंने आपको कुछ नोट्स भेजे हैं। ये नॉन पैरा, मैंने कहा था कि ये काइस के जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है।
इसका एक तो आपको ने प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, यूजेस आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है। प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन और यूजेस। अच्छा, जब ये मैं टी टेस्ट या खत्म कर दूंगा, एफ टेस्ट तो मे भी आपको पेपर में ना आए, लेकिन क्लास अगर हुई तो मैं एक आधा सवाल करवा दूंगा, लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा पेपर में नहीं आएगा। अलबत्ता टी टेस्ट के चांसेस और काइस के चांसेस है वो 80% 90% चांसेस होते हैं इनके। तो टी टेस्ट में लाजमी करवाऊंगा, खा वो ऑनलाइन हो, खा वो आपका इसका क्या नाम लेते हैं ऑफलाइन हो, यानी क्लास में हो आपका। और इसमें मैंने जी टेस्ट का मैंने वैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल करवा दिया हुआ है एस्टिमेशन में, और टी टेस्ट का कॉन्फिडेंस इंटरवल मैं टी टेस्ट के साथ ही करवाऊंगा, और साथ एक आधा न्यूमेरिकल जी टेस्ट का करूंगा, और सिंपल टी टेस्ट के भी सिंपल आपने करने फार्मूला हमने एक ही करना है, एक सिंपल टी टेस्ट का और एक सिंपल जी टेस्ट का। इसके बाद मैंने बहुत सारे आपको एमसीक्यूज जो है वो सेंड करने हैं, फिर एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल ये जो टेस्ट मैं आपको भेजा हुआ है ये काइस के टेस्ट है, इसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। और एक तो इसका ये सारा आपने प्रोसीजर, वो क्या प्रोसीजर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो आपने सारे का सारा इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी एप्लीकेशन, इसकी यूजेस वगैरह आपने बच्चों रटा लगा लेना है आपने। ये अब आपका काम है, मेरा काम नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज आपको पेपर में पूछ सकता है, इसकी एप्लीकेशंस आपको पेपर में पूछ सकता है, इसके आप जो है वो क्या नाम लेते हैं एप्लीकेशन वैलिडिटी, इसकी कंडीशन एंड वैलिडिटी आपसे पूछ सकता है। ये 3-4 चीजें जो हैं वो आपको 5-5 नंबर के सवाल आपसे पूछ सकता है। जिस तरह के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज मशहूर है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज मशहूर है, क्राइटेरिया ऑफ द गुड एवरेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड एवरेज की मशहूर है। इसी तरह इसका जो है वो मशहूर है, और पेपर में इसके आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। बहरहाल अब जो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ, जो नोट्स आप लोगों को भेजे वो मैं प्रोसीजर से स्टार्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो आपने रटा लगाना है, याद करना है। और फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हर प्रॉपर्टीज का एक एमसीक्यूज है बनता है। जितनी मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई हैं ये वाली 4-5-9 इसकी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की यानी काइस के टेस्ट की, इनकी बेटा हर एक की जो है ना वो एक एक जो है वो आपके पास इसकी एक एक लाइन का एक एक एमसीक्यूज बनता है। ये ज़हन में रखना आप लोग। कोई भी आपसे एमसीक्यूज इसमें पूछ सकता है। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि ये इसका प्रोसीजर जो मैं लिखवाता हूँ, फिर इसका न्यूमेरिकल करवाता हूँ, और फिर प्रोसीजर में आपको न्यूमेरिकल में इसकी एमसीक्यूज जो है जो बनते पॉसिबल बन सकते हैं उनको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो बहरहाल आपको पेपर में इस तरीके से सवाल कह सकता है कि राइट डाउन द प्रोसीजर, लिख लें। ये मैंने इंडिविजुअली एक पेज भी आप लोगों को सेंड किया था कि राइट डाउन द प्रोसीजर, राइट डाउन द प्रोसीजर और द काइस टेस्ट। राइट डाउन द प्रोसीजर और द काइस टेस्ट, या आपको ये भी कह सकता है कि राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द टू एट्रीब्यूट्स। ये भी आपको पेपर में कह सकता है कि, या आपको ये भी कह सकता है कि राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल, एसोसिएशन ऑफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल। या आपको ये भी पूछ सकता है कि राइट डाउन द प्रोसीजर और द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये 5-6 लाइनें कोई भी आपको पेपर में हो सकता है, और आपने जो लिखनी है वो ये जो आपको पेज मैंने सेंड किया हुआ है उसको देखें। ये अपने हैंड राइटिंग से मैंने पेज आपको सेंड किया हुआ है। पेज मिला है ना आपको हैंड राइटिंग से जो मिला दिया हुआ है। एक टेबल भी था, टेबल तो बार बार मैंने सेंड करता हूँ, क्योंकि टेबल की मदद से हमने काइस की वैल्यू निकालनी होती है, और इसकी मदद से इस जो मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ इसको आपको मैंने पेज एक सेंड किया हुआ है, उसको लाजमन आपने देखना है। ठीक, पेज मिला हुआ है ना आप लोगों को? मैंने आपके ग्रुप में भी सेंड कर दिया था, और आपके जीआर को भी और इस कायनात को भी सेंड कर दिया है।
ताकि आपको कोई ये ना कहे जी हमें सेंड नहीं हुए या वो GR सोई हुई है, हमें मिले नहीं है। तो इसलिए लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ है कि मैंने काफ़ी नोट सेंड किए लेकिन आप लोगों को नहीं मिले। अब मैंने आपके ग्रुप में जो है वो सेंड कर दी है, लेकिन इस दफ़ा ये फातिमा मेरी बेटी बहुत एक्टिव हुई है, उसने सबसे पहले रिस्पॉन्स दिया है, आगे नहीं देती थी। तो बहरहाल अब आप लोगों ने इसके प्रोसीजर को देखे बेटा। इसका बेटा प्रोसीजर देख लें। प्रोसीजर इसका ये है, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आपको पेपर में इस तरीके से पूछ सकता है कि राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। और काई स्क्वायर जो है वो नोटेशन मैंने सबसे ऊपर लिखी हुई है। सबसे पहले इसका नल हाइपोथेसिस आपने बनाना है, H नॉट। नल हाइपोथेसिस क्या है? द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंस से मुराद है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस से मुराद है कि इनके दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है, नॉट एसोसिएट। और दूसरा अब आपके पास है H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है द टू एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट, दो एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब है कि इनमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है, बल्कि इनमें एसोसिएशन है। हमेशा आपने नल हाइपोथेसिस इस तरह बनाना है, ये तीनों चीजें नहीं लिखनी होती। अगर आपको ये पेपर में पूछता है कि एनालिसिस ऑफ द टू एट्रीब्यूट्स देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो आपने इस तरीके से नल हाइपोथेसिस को क्या बनाना है? द टू एट्रीब्यूट्स आर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। और ये आपकी आकिल हो, बालिग हो, बड़े बच्चे हो, आपको समझ आ जानी चाहिए। इन तीनों लफ्जों से एक लफ्ज आपने अटैच कर देना है, जिसका भी पूछ सकता है। अगर नहीं कहता, अब सिर्फ इतना कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर एंड आल्सो एनालिसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो फिर आपने जो सा मर्जी लफ्ज इसको अटैच कर लो। बहरहाल नल हाइपोथेसिस द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस द टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, इट्स मीन डिपेंडेंट। सेकेंड स्टेप बेटा आपके पास है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 1% और 5%। एंड थर्ड स्टेप आपके पास है काई स्क्वायर टेस्ट, वो आपके पास है समेशन FO माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और उसका स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, फिर उसका सम है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो न्यू है वो आपके पास है रोज -1 एंड कॉलम -1। फोर्थ आपके पास है क्रिटिकल रीजन, काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा कॉमा न्यू, ये थर्ड स्टेप है। क्रिटिकल रीजन काई स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा कॉमा न्यू। पांचवा स्टेप कैलकुलेशन है और छठा स्टेप इन्फरेंस। ये आपके पास प्रोसीजर है जो आपको पेपर में पूछ सकता है 5 नंबर का, और आपने इसको प्रोसीजर को आपने बताना है। आगे आपके पास है इसका सवाल, मैंने सवाल भी अपने हैंड राइटिंग से इसको सेंड किया हुआ है, इसको जूम करके देखो, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले सवाल में ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या काई स्क्वायर टेस्ट एंड आल्सो एनालिसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आल्सो एनालिसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये सवाल का दे रहा है। डेटा टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, और साथ इसका आपको डाटा दे रहा है नीचे। डाटा आपके पास है जेंडर्स और स्मोकिंग हैबिट्स। जेंडर्स में आपके पास मेल और फीमेल दे रहा है, और जो कॉलम में यानी मेल और फीमेल दे रहा है, और रोज में आपके पास स्मोकर और नॉट स्मोकर दे रहा है, यानी मेल जो स्मोकर है वो 40 है और मेल जो नॉट स्मोकर है वो 10 है, और टोटल 50 है। फीमेल स्मोकर जो है वो 5 है और नॉट स्मोकर 45 है, इस तरह वो टोटल 50 है। इसी तरह स्मोकर जो है वो 40 और 5 जो है ये दोनों मिलकर 45 हो जाते हैं।
और नॉट स्मोकर जो है वो 10 और 45 है, ये दोनों मिलकर 55 हो जाते हैं। इस तरह आपके पास जो है वो टोटल टोटल नंबर जो आपके पास आ जाते हैं। तो इसको जब सोल्यूशन करते हैं, इसको सोल्यूशन देखें कि सबसे पहले आप इसका हाइपोथेसिस आपने मेंटेन करना है। सबसे पहले बेटा इसका हाइपोथेसिस है यानी एच नॉट। एच नॉट करेंगे कि द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। इसका ये भी मतलब है द जेंडर एंड द स्मोकिंग हैबिट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी जो स्मोकर और जो जेंडर्स है मेल और फीमेल, इनके दरमियान कोई कोई रिलेशन नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट्स हैं। इसका मतलब ये इनके दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये पहला नल हाइपोथेसिस आप बनाओगे इसको। उसके बाद सेकंड आपके पास है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। ये बनाओगे द टू एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट, यानी इसका मतलब है कि द टू एट्रीब्यूट्स से देयर इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द जेंडर्स एंड द स्मोकिंग हैबिट्स। या इसे आप ये भी कह सकते हैं देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द जेंडर्स एंड द स्मोकिंग हैबिट्स। तो इनमें ये आपके पास नल हाइपोथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप बेटा आपके पास है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको 5% यानी 0.05 है, और इसकी जो डिग्री ऑफ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 रखा। तीसरा स्टेप जो है वो आपके पास है काई स्केयर का। काई स्केयर समेशन यानी FO माइनस FE का स्केयर है और डिवाइडेड बाय FE। FO से मुराद है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, माइनस FE से मुराद है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और उसका स्केयर है, और डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी FE है। और बाद में इस कॉलम को सम कर लेते हैं और इसका डिग्री ऑफ, ये फार्मूला है काई स्केयर का। ये CHI काई को x की जो डिग्री शक्ल है इसको इससे जाहिर किया जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी रोज -1 और कॉलम -1। अब इसमें देखें कि रोज कितनी है, 2 रोज हैं, एक मेल और फीमेल, और कॉलम कितने हैं, वो भी 2 हैं, एक स्मोकर है और नॉट स्मोकर है। तो 2 - 1 इंटू 2 - 1, सो दिस इक्वल टू 1। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी न्यू, V मैंने ऊपर लिखा हुआ है, न्यू इक्वल टू 1 की शक्ल इससे है। अब आपके पास फोर्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन। ये इसी तरह आपने पेपर में हल करना है। क्रिटिकल रीजन काई स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्केयर अल्फा कॉमा न्यू। अल्फा की जगह 0.05 रख दो और न्यू की जगह 1 रख दो। तो जो मैंने आपको टेबल सेंड किया हुआ है, लास्ट टेबल है इसका, पहला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का था, दूसरा आपका टी टेस्ट का है, वो अभी करना है। उसके आखिरी टेस्ट जो टेबल है वो काई स्केयर का है। आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो रोज कॉलम में देखना है, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो रोज में देखनी है। तो इस तरह 3.841 ये आपके पास वैल्यूज आ जाती है। इस फिफ्थ स्टेप में आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन आप किस तरह करोगे, उसी तरह टेबल दोबारा बनाओगे। टेबल आपके पास ये जो स्मोकर का कॉलम है वो टोटल आपके पास 45 है, और इसका जो रोज में इसका यानी मेल और स्मोकर के दरमियान इसका जो कॉलम है वो टोटल 45 है, उसकी रोज में टोटल 50 है। तो 40 के सामने एक्सपेक्टेड आपने निकालना है, तो 45 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये आपके पास 22.5 आपके पास आ जाएगी। मैंने छोटा छोटा दिखा, इसे जूम करके बेटा देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैं इसलिए ये वाला लिख रहा हूँ। इसी तरह आपने 10 के सामने आपने ये जो 40, 10, 5 एंड 45 है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, और अब आपने एक्सपेक्टेड खुद निकाली है जो मैंने कैलकुलेशन की है। तो 2 कॉलम आपके पास बन गए। एक FO है वो 40, 10, 5, 45, और एक FE है 22.5, 27.5, 22.5 एंड 27.5। अब सेकंड थर्ड कॉलम में इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यानी FO माइनस FE, यानी 40 में से 22.5 माइनस करो 17.5, 10 में से 27.5 माइनस करो -17.5, 5 में से 22.5 माइनस करो। इस तरह आपके पास ये आ जाएगा। फिर इस कॉलम का स्केल ले लो, यानी 17.5 का स्केल ले लिया, 306.25 फिर 306.25 यही आता है। आखिरी कॉलम है, इसको FE पर डिवाइड कर दो, यानी 306.25 तकसीम 22.5 फिर 306.25 तकसीम 27.5, उसके कोरस्पॉन्डिंग
जो एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर डिवाइड कर दिया, तो ये कॉलम जो और इस कॉलम को सम कर लें तो 49.48 आपके पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। और जब काई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आती है, आपने लेफ्ट हैंड पे को कैलकुलेटेड वैल्यू रख ली है और राइट हैंड पे आपने टेबल वैल्यू रख ली है, और टेबल वैल्यू आपके पास थी 3.841। अब आप देखोगे कि 49.48 ग्रेटर देन 3.841, और ये देखो, ये बड़ा अहम एक मैं नुकता बता रहा हूं, ये जो 49.48 ग्रेटर देन 3.841 है, ये आपका क्रिटिकल रीजन जो है वो काई स्क्वायर ग्रेटर देन के बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी उसकी भी पोजीशन ग्रेटर है और इसकी भी पोजीशन ग्रेटर है। जब दोनों की पोजीशन ग्रेटर सेम आए तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देते हैं। यानी कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देते हैं। और इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, यानी द टू एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट, यानी कि दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में डिपेंडेंट्स हैं, यानी दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में एसोसिएट हैं, यानी मेल और जेंडर यानी दोनों स्मोकिंग हैबिट यानी दोनों एट्रीब्यूट जो हैं इनके दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये तो था आपके पास काई स्क्वायर का न्यूमेरिकल, लेकिन आपने आखिर में एक लाइन जरूर लिखनी है जो मैं लिखवा रहा हूं। उस लाइन को लिखो, उस लाइन को बेटा लिखो। वो लाइन क्या है? नंबर 1। ये तो न्यूमेरिकल समझ आ गई भी सबको? अगर समझ आ गई तो लिख दो समझ आ गई है। अब इसका आखिर में ना जो छठा स्टेप है, इसके नीचे एक लाइन लिखो। मैं आस्ता आस्ता लिखवाता हूं, लिखते जाओ सारे, कॉपी पेन से लिखो। लिखो अवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, जब वो ग्रेटर हो ना, जिस तरह इस पोजीशन में आ रहा है, अवर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन अवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, अवर कैलकुलेटेड वैल्यू fall in the critical region, our calculated value fall in the critical region, so we reject null hypothesis and accept alternative hypothesis. Our calculated value fall in the critical region, so we reject null hypothesis and accept alternative hypothesis. So our calculated value fall in the critical region, so we reject null hypothesis and accept alternative hypothesis, and we may conclude that there is no significant difference between two attributes. There is no significant difference between two attributes. लो जी, ये आपके पास सवाल था। तो बेटा ये सवाल, इसके अलावा मैंने आपको एक्सरसाइज भेजी है। अब इस एक्सरसाइज का आप इस तरह करें कि अपने ग्रुप में सेंड करें। एक्सरसाइज के सवाल जो है वो सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कर दें।
तो जो मैंने आपको सवाल दिए हैं एक्सरसाइज के, इन सवालों को बेटा हल करना है। अब ये आपका काम है, ठीक है जी। ये चैप्टर आपका खत्म है। अब मैं दोबारा दोबारा इस चैप्टर को नहीं करवाऊंगा। काई स्क्वायर हमारा कंप्लीट है। अब आप लोग तो मुझे बताते नहीं हो, जो मैंने ये जीआर को भेजता हूँ, मैं सिर्फ उसके मैसेज में देख लिया करना कि मैंने लास्ट टाइम क्या सेंड किए हुए थे और क्या मैंने पढ़ाया था। तो ये आप लोगों ने काम करना है। आज का काम है। और हाँ, मैं कह रहा था कि एक आधा सवाल ये मुझे सेंड करो कि ये टेबल आपको जो दिया हुआ है, जो सवाल एक्सरसाइज के सवाल दिए हुए, इसको कॉन्टेंजेंसी टेबल का नाम देते हैं। और ये कॉन्टेंजेंसी टेबल आप लोगों के पास है एक्सरसाइज की शक्ल में। इनमें एक आधा सवाल जो है, ये जरूरी नहीं कि 2x2 का टेबल हो, ये आपको 2x3 का भी टेबल हो सकता है, 3x3 का भी टेबल हो सकता है। काफी सवाल इसमें एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल है, जिसमें 2 रोज 3 कॉलम है, जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम है, जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। अब ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से इसको सवाल को सॉल्व करके और मुझे ग्रुप की शक्ल में सेंड कर दो, अपने ग्रुप में सेंड कर दो, ताकि पता चले कि आप लोगों ने सवाल के हल कर लिया है। और इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी एप्लीकेशन, यूजेस, कंडीशन एंड वैलिडिटी आप लोगों ने रटे लगा लेने। इसका प्रोसीजर को आपने याद कर लेना है। बाकी जब आपके सारे ये खत्म हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, फिर मैं आपको एमसीक्यूज भेजा करूंगा और एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया करेंगे। बस आपका सिलेबस अब करीब खत्म होने वाला है। रमजान के अंदर अंदर ऑनलाइन में मैं सिलेबस आपका खत्म कर दूंगा टी टेस्ट तक। बाकी रहा एफ टेस्ट। एफ टेस्ट जो है वो आपका, वो जब क्लास होगी तो फिर मैं करवाऊंगा, क्योंकि वो समझने वाला लंबा चौड़ा काम है। वैसे सवाल उसमें कभी नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है इसलिए समझाना मेरा फर्ज है। तो बेटा काफी काम है आज का। जी बताएं, काफी है? फातिमा, कायनात, असासियाब, मोइज, आरिफ, पूर्वा, मीरा, बस इनको याद करो फिर।